सभी को नमस्कार। आज मैं सबसे पहले तो जो नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आयोजित कर रही है मई माह में, सभी को ये सूचना देना चाहता हूँ कि अभी आवेदन प्रक्रिया शुरू है और सभी आवेदन करें। और जो छोटी कक्षाओं के जो बच्चे जो चैनल पर सुनते हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि कॉलेजों में प्राध्यापक लगने के लिए, सहायक प्राध्यापक कहते हैं अंग्रेजी में, असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए आपकी मास्टर डिग्री करने के बाद में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पास करना होता है। उससे पहले आप आवेदक नहीं हो सकते, आप योग्य उस पद के लिए नहीं होते। तो नेट बड़ी आसान सी प्रक्रिया है, बहुत आसान है। और चैनल बराबर अलग अलग विषयों के छात्रों को हौसला अफजाई और ज्ञान साझा करता रहेगा। और मुझे आशा है कि नेट के जो अभ्यर्थी हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो बराबर चैनल से लाभ लें। और यदि कहीं कोई और वो अपने सुझाव देना चाहे तो साझा करें। और हमें आशा है कि अब बड़ी संख्या में छात्र हमारी मेहनत से जो आपके साथ ये निःशुल्क सेवा जारी रहेगी उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो मैं अन्य जो आज मैं जीके की जनरल नॉलेज की बात करूँगा, ये मतलब नहीं है कि सिर्फ नेट से ही संबंध है। टेट में भी, रीट भी जो दे रहे हैं राजस्थान में, यानी मतलब जहाँ जैसे भी सामाजिक अध्ययन की से जुड़ी बातें हैं, जो पॉलिटिकल साइंस थोड़े से उसका आगे एक इंडिविजुअल नाम हो जाता है, 4-5 साइंसेज को मिलकर, सोशल साइंसेज को मिलकर एक साझा नाम सोशल साइंस का भाग है पॉलिटिकल साइंस। तो चलो मैं थोड़ी सामान्य बातों सूचना दे दी कि जो दूर दराज बैठे लोग और जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो नेट की आवेदन प्रक्रिया जारी है। स्वयं और अपने साथियों को बताएं कि आवेदन करें और हम आपको इस मंजिल तक पहुंचने में पूरा आपका सहयोग करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 4-5 बुक्स की बात कर लूँ आज शुरुआती दौर में, कि थॉमस हॉब्स ने कौन सी पुस्तक लिखी, प्लेटो ने कौन सी लिखी, और अरस्तु द फादर ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस के जो पिता जनक माने जाते हैं अरस्तु, उनने कौन सी लिखी, और मैकियावेली ने कौन सी लिखी। बाद में हमारे मैं जयप्रकाश नारायण जी की बात करूँगा, और वीर सावरकर की क्या उनकी थ्योरी थी, क्या कंसेप्ट थी, उसकी बात करूँगा। अरविंद घोष, एम एन रॉय, इनकी साथ में आगे बढ़ूँगा। और मार्क्सिज्म के सिद्धांतों के साथ साथ आज के अर्थ से भी जोड़ूँगा उस बात को। तो सबसे पहले मैं बताऊँ, इन जो किताबों की बात करूँ, हॉब्स की पुस्तक जो है लिवियाथन, प्लेटो की द रिपब्लिक, अरस्तु की द पॉलिटिक्स, और मैकियावेली की द आर्ट ऑफ वॉर। तो एक बार ये जो 4 पुस्तकें हैं ये याद रख लें। इनके कई बार पूछ लेते हैं कि ये कृति किसकी है। ये बुक रिटन बाई, इसके राइटर का नाम, ऑथर का नाम, इस तरह की बात आ जाती है, राइटर नहीं ऑथर। तो ये किसकी कृति है। तो ये मैं अभी 4 बताया हैं, 4 जो इनके नाम, रचनाओं के नाम जो इनके जो हैं विचारक, इनके द्वारा रचित हैं ये। तो मैं जो आगे बढ़ूँ, जयप्रकाश नारायण की बात जो भारतीय संदर्भ में मैं आज साझा करूँ आपसे, बार बार ये नेट में आया भी है जयप्रकाश नारायण जी का भी, ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो पॉलिटिकल साइंस के शोधार्थी या नेट के छात्र हैं, मैं उनको पॉलिटिकल साइंस में मानता हूँ कि वो भी मास्टर डिग्री कर रखी है। मास्टर डिग्री बहुत बड़ा शब्द है, डॉक्टरेट वालों का तो कहना ही क्या है। तो दोनों वर्ग के जो यानी हैं आवेदक कहो या उपाधि प्राप्त या विद्यार्थी जो अध्ययनरत भी हैं, जिनको अभी तक अवार्ड नहीं हुई डिग्रियाँ, मैं उनको भी मैं ये कहता हूँ कि इंडियन पॉलिटी में जयप्रकाश नारायण जी के शब्दों को जरूर आप अपनी जहन में बैठाएं, बार बार उच्चारित भी करें। ए प्ली फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, उन्होंने उसमें क्या क्या बताया था, भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था का रिकंस्ट्रक्शन कैसे किया जा सकता है, इसका उद्धार करने के लिए, यानी इसको मजबूत करने के लिए यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को, जयप्रकाश नारायण जी की बातें भी पढ़ी जा सकती हैं। अच्छे विचारक माने जाते हैं भारतीय राजनीति के। और जो सावरकर जी की जो बात करूँ तो वो क्या थे कि राजनीति का हिंदूकरण भी किया और हिंदू धर्म का सैन्यकरण भी किया। ये चाहे सिख धर्म का सैन्यकरण की बात हो गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, और हिंदू धर्म के चाहे सैन्यकरण की बात हो सावरकर के द्वारा, तो मैं ये मानता हूँ कि समय की परिस्थितियाँ व्यक्ति को पता नहीं क्या राह अख्तियार करने के लिए कहते हैं कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत आदमी पता नहीं क्या करने के लिए तैयार कर देती है। ज़रूरत के हिसाब से हर व्यक्ति अपने कदम उठाता है।
तो मैं राजनीति विज्ञान की बात कर रहा हूँ कि अभी ये बात बच्चों को बता रहा था कि भाई सावरकर हिंदू धर्म के राजनीति का हिंदू यानी राजनीतिकरण किया हिंदू धर्म का, और उन्होंने हिंदू धर्म का सैन्यकरण भी किया। और बिल्कुल मॉडर्न विचारक के रूप में जयप्रकाश नारायण जी बताए मैंने, ए प्ली फॉर इंडियन रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो कभी अनुच्छेदों की बात आ जाती है, अगर एक साथ आप अनुच्छेद तैयार याद करें तो आपकी याद नहीं रहते। 51 अनुच्छेद में भारतीय विदेश नीति की चर्चा है, तो 51 ए में 51 पार्ट ए, उसमें यह है कि भारतीय संविधान, भारतीय राष्ट्रगान और जो भारतीय ध्वज है उसका सम्मान करना बाध्यकारी है। ये लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि भैया ये बाध्यकारी है, कानूनी बंदिश है, कानूनी बाध्यता है, आप इसका अपमान नहीं कर सकते। कई बार मैं देखता हूँ पढ़े लिखे आदमी में, और मैंने शुरू में कहा था कि हमारा चैनल ज़्यादा आलोचनात्मक भाव नहीं रखेगा, दर्शनात्मक यानी एक सुझावात्मक भाव रखेगा। तो यदि कोई कहीं हमें संगीत सुनाई दे रहा तो प्रिया राष्ट्र गाना अगर कहीं गाया जा रहा तो के बाद ये अच्छा नहीं लगता कि बाइक या गाड़ी से लेकर आदमी दौड़ के जा रहा है, और वो उचित भी नहीं है। तो मैं आज सिर्फ ये जो बात शुरू कर रहा हूँ आपसे जनरल नॉलेज की, पॉलिटिकल साइंस की, नेट के फार्म आ गए हैं, और ये प्रश्न पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट तो सबको पता कॉमन होता है, उसमें भी मैं रोज़ाना जो है आपको प्रश्न 5, 7, 10 तक प्रश्न साझा करूँगा। और बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई जटिल नहीं है। सभी को इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं कि आप अपने आवेदन करें और भगवान आपको सफल भी करें इसमें। तो ये बात, और मैं ये भी कहूँगा कि समय समय पर जो राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, आज मैं नेट, हालांकि ढेरों विषयों में लोग आ रहे हैं, आजकल 40 के आसपास विषयों में नेट आयोजित की जा रही है। क्या हमारा राजनीति विज्ञान ही विषय नहीं है कि हम सिर्फ उस पर चर्चा करें, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी मेरा आज मैं अपने फिर टॉपिक को इधर लेकर आ रहा हूँ, और आपके विचार भी मैं सुनना चाहूँगा राजनीति विज्ञान के छात्रों से अलग भी, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र में जब हम रह रहे लोकतांत्रिक व्यवस्था तो सभी राजनीति की जानकार होना भी चाहिए। अब कार्ल मार्क्स के विचार कुछ भी हो सकते हैं, परंतु आज के विचारों में बहुत सी बातें, कुछ उनकी बात हमें अच्छी लगती हैं, कुछ आज सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। जैसे मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने सिद्धांत दिया था 3 दिन का परिश्रम, हज़ारों दिन में खुशियाँ। बड़ी अच्छी बात है। आज पढ़ने वाले बच्चों को ये हम बहुत अच्छी बात करते हैं, भैया 3 दिन की मेहनत, यानी थोड़े इस टाइम की मेहनत उम्र भर जो ना आपको लाभ दी, खुशियाँ देगी। परंतु जो उनका ये सिद्धांत था, ये कहना कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, भाई हम सहमत नहीं हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, अच्छे से कहें, शांतिपूर्वक लोग प्रदर्शन रैलियां भी कर सकते हैं, परंतु हिंसात्मक भाव तो त्यागना पड़ेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था उसका कोई स्थान ही नहीं है। उस व्यवस्था में आपके हाथ में जो उसके मत का, अभी हमने मतदाता दिवस बनाया था, मैं इस प्रश्न को भी बातों बातों में जोड़कर आपको याद कराना चाहता हूँ। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया था हमने भी। तो आप अच्छे से राजनीतिक दलों के नेताओं की व्यक्तित्व ना देखें, वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, नाचते हैं नहीं, गाते हैं नहीं, भाषा क्या नहीं, सबसे जो बड़ी बात है रंगनाथी विद्या को छोड़नी पड़ेगी। ये आप स्टेज पर आकर, और जो हम मत का महत्व नहीं समझते उसका बड़ा दुरुपयोग कर बैठते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, बहुत से लोग तो डालने नहीं जाते हैं। बड़े ये भी आ रही कि सभी लोग मतदान करें, एक जवाबदेही नागरिक बने। और उसके साथ साथ ये भी है कि लोग जो उम्मीदवारों का चुनाव कर रहे हैं, जिनके पक्ष में मतदान कर रहे हैं, अच्छे से मैं राजनीतिक दलों से भी कहता हूँ, भारतीय राजनीतिक प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं की, वो अपने ज़्यादा लंबा घोषणा पत्र हमें मतलब नहीं है, 2-4 जो ठीक सी बातें, उनकी नीतियाँ क्या रहेंगी, सत्ता माने की बात, तो उनको देखकर उनकी नीतियों से प्रभावित होकर मतदान करना चाहिए। हमारे यहाँ भी लोग देख रहे हो कि जो ग्रामीण परिवेश के लोग, देखो शहरी परिवेश के लोग तो इस चीज़ से बाहर निकल लिए हैं, परंतु ग्रामीण परिवेश के लोग अभी भी उनके, और मैं उनकी इस बात में आलोचना भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग अभी समूह में जीते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि शहरी व्यवस्था में सामाजिकता का लोप हो रहा है, और वहाँ सामाजिक व्यवस्था जिंदी है, तो वो ज़्यादा प्रभाव मानते हैं अपने जो सामाजिक संगठनों के, या अपने समाज के जो नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं उनके लिए किसी दल की नीतियाँ इतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती उनको, उसमें वो ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो ये मानते हैं कि हमारे हित में काम करेंगे। तो
वर्तमान जो इंडियन पॉलिटी सिस्टम है उसमें पढ़े लिखे लोगों से विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, सिद्धांत व्यवस्था को लाएं, घोषणा पत्र व्यवस्था को लाएं। इस चीज़ के लिए चैनल जो है मैंने इसी बात पर जोर दे रहा है कि हम इंडियन पॉलिटी सिस्टम को कैसे दुरुस्त करें। लोग अपनी बात विज्ञापनों के माध्यम से, सिर्फ नेताओं के प्रचार के माध्यम से ज़्यादा अपने घोषणा पत्रों में वर्णित बातों को दर्शाएं कि भाई हमारी ये अगर सत्ता में आते हैं तो रहेगी बातें, उससे मतदाता को लाभ होगा और मतदाता परिपक्वता मैच्योरिटी का परिचय है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये बातें धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। हमारा मकसद अब फिलहाल नेट की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करने की तरफ मैंने आपको ये किताबों की रचनाएं बताई हैं। शाहरुख, जयप्रकाश नारायण, अरविंद घोष और एम एन राय, कानपुर संयंत्र का एम एन राय पर जो मुकदमा चला था उसके लिए चर्चित यानी वो रहे हैं। कानपुर जो षड्यंत्र का जो मुकदमा चलाया गया था एम एन राय पर, उससे संबंध रहे हैं। तो मेन बात मैं यही बताऊंगा कि इस तरह की बातें मैं बराबर हर विषय की साझा करता रहूँ, और जनरल नॉलेज से भी जुड़ी बातें कि शारक क्या है कई बार पूछ लेते हैं। और मैं थोड़ा सा इसलिए कह रहा था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ा सा मैं इसलिए आगाह कर रहा था। वो कई बच्चे बड़े इंटेलिजेंट, बड़े अच्छा एंग लेते हैं, परंतु एक व्यक्ति, एक पर्सन अगर दाग देता है कहीं इंटरव्यू में या राहगीर भी कि भैया पॉलिटिकल साइंस के फादर किसको माना जाता है, जनक किसको, तो अरस्तु को माना जाता है। जैसे एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के हैं तो अरस्तु जो राजनीति विज्ञान के जनक माने जाते हैं। और जो हम ये कह रहे हैं कि राष्ट्र शक्ति के स्रोत क्या क्या हैं, ये बात अनुच्छेदों की बात यानी बहुत लंबी बात नहीं है। जो नेट का जो पाठ्यक्रम है, नेट का जो पाठ्यक्रम है उसमें ऐसे तत्वों या ऐसे प्रश्नों को मैं शामिल करता रहूँगा जो आपके लिए साधक होंगे। अब मैं एक बार सारक की बात कर रहा था, तो सारक सुन लेते हैं, परंतु साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसमें यही बात आई थी कि भाई दक्षिण एशियाई देशों का जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जिसका मुख्यालय काठमांडू में, वो सारक है। तो ये बातें उसके सदस्य आजकल, पहले 7, आजकल अफगानिस्तान को मिलाकर 8 देश के सदस्य हो गए। ये बात छोटे छठे के बच्चों से लेकर बड़ी कक्षाओं तक काम आ सकती है। और किसी ने कहा था कि सबसे बड़ा विज्ञान सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। मेरी धारणा के अनुसार सोशल साइंस, सोशली जो बच्चा डेवलप हो गया वो राष्ट्र और समाज और परिवार की पूंजी है। तो मैं सोशल साइंसेज की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उसको नेट तक लाभ देने की बात है, छोटी कक्षाओं में भी लाभ और आम जीवन में भी बच्चा उनको आजमा सके उन बातों को जो हमने बताया है। शांति सीख के एक यहाँ मैं बहुत धीरे से बनाकर ये शोध भी कर रहा हूँ कि सीखने के लिए प्रेरित करना। मैडम मेरी वाली बात है कि सीखने के लिए कैसे प्रेरित हो। जैसे मैकावली की बात थी, मैकावली ने द आर्ट ऑफ वार तो लिखा था, परंतु उसने जर्मनी में जो नैतिक अपकर्ष हुआ था, लोगों का जो मोरली जो गिरावट आई थी, उस पर उसने सबसे बड़ा चर्च का योगदान बताया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो धर्म को मानता है, नास्तिक व्यक्ति की बात नहीं करता हूँ, सबसे अधिक वो धार्मिक अवधारणाओं से प्रभावित होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यदि वहाँ से उनको अच्छी गाइडलाइन मिलेंगी तो इतनी ज़्यादा शासन के डंडे से भी व्यक्ति नहीं आंका जाता। यदि उसको उसके जो धार्मिक प्रतिष्ठान है वहाँ से अगर ये संदेश आएगा कि भाई ये चीज़ जो है ना आपका धर्मविहीन होना दर्शाता है, आप ईमानदारी बेईमानी कर रहे हो, तो आप इस आप अपने धर्म से बाहर हैं, आप नहीं हैं इस धर्म में, इस तरह की अगर बातें बताई जाएं तो लोगों का नैतिक उत्थान ज़्यादा होगा। धार्मिक शिक्षाएं दी जाएं लोगों को नैतिक उत्थान करने के लिए। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम पर भी ज़्यादातर ये अनुभव कर रहे थे भाई यहाँ शैक्षिक विकास के लिए भी कई बार धर्म का सहारा लिया जाता, राष्ट्रवाद के विकास के लिए सहारा लिया जाता, तो अच्छाई के लिए ये हमारे संविधान में यदि कोई समाज संगठन यदि अपनी सामाजिक संस्था या अपने समुदाय की संस्था बनाना चाहे अच्छे कार्य के लिए, तो हमारे संविधान में उसकी अनुमति है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि नैतिक विकास, मैकावली ने कहा था कि जी आज भी इटली का नैतिक अपकर्ष चर्च का विशेष हाथ रहा, तो ये हम नहीं करें। हमारे भी अगर कहीं नैतिक अपकर्ष दिखाई देगा तो राजनीतिक विचार के देखेंगे कि कहाँ से प्रेरित हो रहे हैं लोग, धार्मिक संगठनों से हो रहे हैं, राजनीतिक संगठनों से हो रहे हैं। तो हम एक अच्छाई की तरफ से, मैं कई बार अपना वीडियो भी इसी वजह से शुरू करता हूँ ये कहते हुए, आदर्श नागरिक और अनुशासित नागरिक। सबसे बड़ा चैनल का जो लक्ष्य है वो है आदर्श और अनुशासित
भारतीय नागरिकों की सेना देश में तैयार करना जो सब अनुशासित हो। धन्यवाद।